नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्री कृष्ण कुमार चुटानी। चुटानी जी डाबर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और सेल्स, मार्केटिंग और उससे जुड़े जितने भी कंपनी की एक्टिविटीज हैं उन सबको हेड करते हैं। चुटानी जी, डाबर इंडिया एक आयुर्वेदिक कंपनी है जो 132 साल से देश में अपना बिजनेस कर रही है और कई जनरेशन्स तक इतने दौर में आई गई, लेकिन मार्केट में और लोगों के बीच में डाबर ने अपना एक पोजिशनिंग बना करके रखी। लेकिन जो 21st सेंचुरी की जो जनरेशन है, जो आपका माहौल है जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें और बहुत सारी चीजें हैं, वेस्टर्नाइज कल्चर है, उसके साथ आयुर्वेद और डाबर को आप किस तरीके से आगे जाता हुआ देखते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। इसके मैं दो जवाब देना चाहूंगा। एक तो हर जनरेशन को लगता है कि वो पिछली जनरेशन से ज्यादा अक्लमंद है, ज्यादा आगे है टेक्नोलॉजी में। हम अपनी जनरेशन में भी अपने पिताजी की जनरेशन से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। हमारे पिताजी भी अपनी जनरेशन में टेक्नोलॉजी में अपने पिताजी से ज्यादा आगे। तो टेक्नोलॉजी, अगर हम 134 साल से इस कंट्री में हर जनरेशन को नए आयाम के साथ आयुर्वेद प्रेजेंट कर पाए हैं, तो वही नए आयाम के साथ हम अभी भी तैयार हैं कि इस टेक्नोलॉजी वाली जनरेशन को हम आगे भी प्रेजेंट करें। इसमें दो पहलू सामने नजर आते हैं। अगर आप देखिए कि इस टाइम एक आइडिया ऑफ इंडिया जी, उसका ना एक शेप आ रहा है। हम अपनी भारतीयता से बहुत आजकल फख्र महसूस कर रहे हैं। वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी कि हम इंडियन हैं। हम वही इंडियन चीजें अपना रहे हैं, चाहे वो खादी हो, चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल्स हो, चाहे वो हमारा खान पान हो, चाहे वो हमारा, ये सब हमें अपने मास मीडिया में भी दिखता है। अगर हम चाहे अपनी मूवीज देखें, सो वी आर सेलिब्रेटिंग इंडियननेस मोर एंड मोर। हम बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और ये हमारे हेल्थ में भी दिखता है। हम योगा को अडॉप्ट कर रहे हैं और यही अब मुझे लगता है वक्त आ गया है जब इंडिया आयुर्वेद को भी अडॉप्ट करेगा। जो पूरे वर्ल्ड में घूम के आया है फिनोमिना, अब वापस इंडिया में भी जैसे नेचुरल की तरफ एक पूरी लहर चल रही है, तो इंडिया में भी अब इट इज टाइम फॉर आयुर्वेदा। एंड हमारी कंपनी इस टाइम एब्सोल्युटली तैयार है टू टेक ऑन दैट लीडरशिप पोजीशन ऑफ साइंस। अच्छा, ये आप बताइए मुझे कि एक जमाने में डाबर को आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में एक दवाइयां बेचने वाली कंपनी, बनाने वाली कंपनी माना जाता था और बीच में एलोपैथी की बहुत बड़ी लहर आई और लोग आयुर्वेद से थोड़ा चिपके। और लेकिन फिर से एक तो जैसे आपने खुद कहा कि वो नेचुरल की तरफ लौट रहे हैं और जो हमारी एक तरीके से जो परंपरागत हमारा जो मेडिसिन का सिस्टम है भारतीय का जो आपने इंडियन जो है उसमें आयुर्वेद है। तो ये आप इसको आपका जो कंपनी को हम किस तरीके से देखें? अगर आपको मैं बड़े संक्षिप्त शब्दों में बताऊं तो डाबर एक हेल्थ केयर कंपनी है जिसका डीएनए आयुर्वेद है। सो अगर आप हमारे कोई भी प्रोडक्ट देखें, अगर हम अपने आप को 5-6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो आपके ओटीसी प्रोडक्ट्स होते हैं या जो आपकी दवाइयां हमारे डॉक्टर लोग लिखते हैं, सो वो तो हेल्थ केयर है ही है। ऊपर से जिसको लोग पर्सनल केयर मानते हैं, जैसे चाहे हमारे हेयर ऑयल्स हैं, शैम्पूज हैं या हमारे टूथपेस्ट हैं, उन सब में कहीं ना कहीं हेल्थ छुपा है, कहीं ना कहीं आयुर्वेद छुपा है। सो अगर बाकी कॉस्मेटिक कंपनीज लुक गुड की बात करती हैं, हम भी लुक गुड की बात करते हैं, बट उसके पीछे एक बहुत गहन डू गुड बेनिफिट होता है। अगर आपके बाल अंदर से मजबूत होंगे, आपके दांत अंदर से मजबूत होंगे, तभी वो बाहर से चमकेंगे। सो हमारी एक इनहरेंट फिलॉसफी है कि हम जो भी कंज्यूमर के लिए करें उसमें एक हेल्थ का आयाम जरूर रहे और उसमें आयुर्वेद या नेचुरल का आयाम जरूर रहे। दूसरे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बिजनेसेस एक्वायर किए थे, चाहे होम केयर हो या स्किन केयर हो, जहाँ कुछ ना कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, बट वहां पे भी हमारा ध्यान ये है कि हम कैसे वो कंज्यूमर की हेल्थ के लिए बात करें। चाहे होम केयर है वो हेल्थ एंड हाइजीन के लिए स्टैंड करेगा, एक स्किन केयर है वो स्किन की हाइजीन के लिए स्टैंड करेगा, स्किन की हेल्थ के लिए स्टैंड करेगा। सो चाहे हमारा फूड बिजनेस है, जूसेस, वो तो अपने आप में हेल्थ बिजनेस है। इट इज नॉट अ फ्रिवलेस प्रोडक्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई चीज इस तरह की पी रहे हैं जो आपकी सेहत को नुकसान करे। जूस आपकी सेहत को फायदा ही करे। तो ये जो आपके बिजनेस सेगमेंट्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको कहाँ से आ रही है? हाल फिलहाल तो हमारा फूड बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, हमारा होम केयर बिजनेस अच्छा कर रहा है। हम अपने स्किन केयर बिजनेस में भी हमने ग्रोथ देखी है पीछे। तो जनरली ओवरऑल बिजनेस हमारा ठीक है। ओटीसी में हमारी काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो ये जो आपने फ्रूट जूस वाली जो बात की है, जूसेस में
पहले था नहीं हमारे यहाँ उस तरीके से। एक तो ब्रांडेड प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे, और अगर हम करीब 3 दशक पहले जाएं, जो हमारे यहाँ जिस तरीके का सामाजिक परिवेश में लोगों को जो एरिएटेड ड्रिंक्स को लेकर के लोग ज्यादा उसको कंज्यूम करते थे, और वही प्रोडक्ट भी अवेलेबल थे। बाद में जूसेस आना शुरू हुआ, और उसमें आप लोगों ने एक तरीके से अपना काफी मजबूती के साथ में अपना वहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई है। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं ड्रिंक्स के जो है, उसमें ये है कि जूस मेरे ख्याल से वो से एरिएटेड ड्रिंक्स से ज्यादा जूसेस का कंजम्पशन बढ़ गया है जी। तो ये एक तो हेल्दी साइन है सोसाइटी के लिए। तो ये आपको लगता है कि जो लोगों में स्वास्थ्य को लेकर के जो जागरूकता है, और वो जो जैसे आपने कहा दूध दूध वाली बात जो है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके शरीर के लिए बेहतर है, नुकसान तो नहीं कर रहा है, और साथ में लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, उनके खर्च करने की जो क्षमता आई है कि वो एरिएटेड ड्रिंक के बजाय जूस भी खरीदने की स्थिति में आए हैं जी। तो इसमें आप किन चीजों को इसके लिए मानते हैं इम्पोर्टेंट? देखिए, जब भी किसी भी मुल्क का, किसी भी देश का जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है या एजुकेशन लेवल बढ़ता है, लाइफस्टाइल बढ़ता है, तो उनका हेल्थ के ऊपर खर्चा हमेशा बढ़ता है जी। जो अभी तक हमारा बेसिक मेंटेनेंस लेवल तक था, रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई थी आज से 3-4 दशक पहले, तब अब वो धीरे धीरे जब आपके पास इनकम आ रही है, एजुकेशन लेवल बढ़ रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स की एस्पिरेशन बढ़ रही है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, बेहतर बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्चा एक फैमिली का बढ़ेगा। और वो हर चीज में चाहेंगे कि अगर बच्चों का नींव मजबूत है तो उनका फ्यूचर भी सशक्त है। तो इसीलिए ये चेंज आ रहा है सोसाइटी। तो आपको कुछ ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं आपके जो एक तरीके से उनको डाबर ब्रांड के अलावा भी वो, अगर उनका खुद का नाम इतना इम्पोर्टेंट हो गया मार्केट में, एज ए प्रोडक्ट वो ऐसे एस्टेब्लिश हो गए कि उसके नाम से लोग खरीद लेते हैं? डाबर ने कई नए ब्रांड्स पैदा किए हैं अपनी ही कंपनी में। पहले तो उनको सपोर्ट किया एज ए फादर और एज ए मदर, और ग्रेजुअली जब वो ब्रांड अपने आप में थोड़े सशक्त हो गए तो वो अपने पैरों पर खुद खड़े हुए हैं। जैसे वाटिका देख लीजिए, पहले जब हमने लॉन्च किया था 1994 में, तो ये डाबर वाटिका के नाम से लॉन्च हुआ था, पर आज वाटिका अपने आप में इतना सशक्त है कि उसके नीचे भी अलग से ब्रांड लॉन्च हो सकते हैं। रियल जो हमारा ब्रांड है वो शुरू से ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने डाबर की एक हेल्प ली एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू, बट उसने अपने आप को इतना सशक्त बना लिया कि वो अब वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स है डाबर का। हाजमोला एज अ ब्रांड जो डाबर से स्टार्ट हुआ, आज अपने आप में उसने सब ब्रांड्स लॉन्च करना शुरू कर दी। तो इस तरह से ये हमारे बहुत सारे ब्रांड बने हैं। पेम है, ओडोनिल है, ये अपने आप में अलग से ब्रांड हैं जो डाबर की सपोर्ट करें। हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपने दूसरी कंपनियां एक्वायर की या प्रोडक्ट एक्वायर किए, इसमें आपने जो कि ओडोनिल है, ओडोमॉस था, या आपका फेम है जी, तो इनको आपने डाबर की कल्चर में, डाबर के अपने प्रोफाइलिंग में कैसे एडजस्ट किया, या बदलाव करना पड़ा, या अपने आप में उनको एज ए इंडिपेंडेंट ही, एज ए इंडिपेंडेंट ब्रांड जैसे आए तो उस तरह से आप रन कर रहे हैं? नहीं, ब्रांड वाइज बहुत सारी चेंजेस की गई, कंपनी वाइज बहुत सारी चेंजेस की गई। लोगों के क्योंकि कल्चर्स डिफरेंट होते हैं दो ऑर्गेनाइजेशंस के, तो किस तरह से हमने उनके लोगों को वेलकम किया, अपने कल्चर में वो किया, और कैसे आज तक भी वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब 10-15 साल हो चुके हैं बहुत सारी कंपनीज के लिए हुए, बट वो हमारी कंपनी में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, फ्लरिशिंग एंड डूइंग वेरी वेल। तो ब्रांड्स भी बहुत अच्छे ब्रांड्स थे। जब हमने इनको लिया, इनको बड़ा अच्छे से संजो के रखा गया था पुरानी कंपनीज ने, हमने उसके ऊपर थोड़े और चार चांद लगाने की कोशिश की, एंड ऑल दीज ब्रांड्स आर डूइंग वेरी गुड नाउ। अच्छा, पिछले कुछ वर्षों में एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो अपने आप में एक बड़ा मार्केट उसने बनाया है, शहद हनी जो है जी, तो डाबर, आई थिंक डाबर पहली कंपनी थी जिसने उसको कमर्शियल लेवल पे इतने बड़े पैमाने पे और मार्केट में लेके आए और अवेलेबल कराया। अभी कई सारी कंपनियां उसको लेकर के हैं, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको लगी शहर में? क्योंकि लोग मानते थे पहले एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो डे टू डे फूड की जो आदत है लोगों की, भोजन की, उसमें शुमार हो गया है। आज से करीब 20 साल पहले जब डाबर ने इस कमोडिटी को उठाया था कि हम 20-25 साल पहले, ये कमोडिटी मार्केट है, अनऑर्गेनाइज मार्केट है, इसमें क्या हम डाबर एज अ ब्रांड, एज अ क्वालिटी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है? तो हमारा पूरा पोजीशनिंग रहता था कि हम इसको बताएं लोगों को कि ये कैसे बेस्ट हनी है और हम कितना उसकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, कितना इसका हम फिल्टर करके प्रॉपर करके आपको प्योर हनी देने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे बदलाव आना शुरू हुआ कि जब प्योरिटी की बात एस्टैब्लिश हो गई, तो कंज्यूमर को तो नई न्यूज़ चाहिए। हाँ, डाबर हनी खरीद रहे हैं, प्योरिटी के लिए खरीद रहे हैं,
बट अब इससे और क्या। और हनी हमेशा ना मेडिसिन चेस्ट में रहता था, दवाई के डिब्बे में रहता था, किचन में कहीं छोटी सी जगह पे रहता था कि बच्चों को सर्दी जुकाम हो तो एक चम्मच शहद चटा दिया। तो तब हमने डाबर में सोचा कि क्यों नहीं आप इसको मेन स्ट्रीम फूड में लाते हैं। अगर वो किचन कैबिनेट से डाइनिंग टेबल पे आ गया तो मतलब उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा और लोगों को भी फायदा होगा। और ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया आया कि आप इंटरनेशनल मार्केट देखते हो, आप कंज्यूमर का बिहेवियर देखते हो, इंडिया में भी देखते हो कि किस तरह का है। आप हिंदुस्तानी अब चीनी को थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दिया था आज से 10-15 साल पहले, ये ट्रेंड शुरू हो गया था। वर्ल्ड वाइड हनी अगर देखा जाए तो वो एक फूड आइटम की तरह है, वो केक्स में जाता है, पेस्ट्रीज में जाता है, आपके डेली आइटम में जाता है, आपके जूसेस में लगता है। तो अगर वर्ल्ड इस तरह हनी को यूज कर रहा है और इंडिया में अगर आप चीनी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो शुगर तो हनी से बेटर ऑल्टरनेटिव कहीं नहीं था। नेचुरल है, गुड फॉर यू है, इसमें काफी और एडिटिव्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं। तो तब हमने इसको हेल्थ के लिए पोजीशन करना शुरू किया। मैं पर्सनली एक चीज को बिलीव करता हूँ कि जितनी मार्केटिंग है ना वो आपके प्रोडक्ट को एक बार बेच सकती है, बट बार बार जो कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो बार बार खरीदता है। हम अपनी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास हनी की क्वालिटी चेक करने के लिए ऐसी मशीन हैं जो हिंदुस्तान में किसी और कंपनी का है। और हम हनी इंडिया में सबसे ज़्यादा हनी खरीदते हैं और सबसे ज़्यादा हनी बेचते हैं। तो हमारा एक एक बैच चेक होता है हर चीज़ के लिए, एडिशंस के लिए, कंटामिनेंट्स के लिए, और जो भी FSSAI के स्टैंडर्ड्स हैं हम उस मापदंड पे एकदम खड़े उतरते हैं। इसीलिए कंज्यूमर हमारे हनी को बहुत पसंद करते हैं। जो पारंपरिक आयुर्वेद है हमारा, क्योंकि एक भारतीय उसका स्रोत रहा है और उसको अभी मॉडर्न टाइम पे मेडिसिन के रूप में या हेल्थ केयर प्रोडक्ट के रूप में ये आप लोग लेके आते हो, तो आपका R&D पे किस तरीके का आप लोगों की तैयारी रहती है और कितना आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना बड़ा सेटअप आपका है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का? R&D हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो भी आयुर्वेद में लिखा गया है वो कम से कम नहीं तो 100 से 2,500 साल पहले तक किताबों में लिखा है। एक तो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ना, उनको समझना और उनको आज के कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट्स में अडैप्ट करना, ये एक साइंटिस्ट ही कर सकते हैं। और जो इस क्षेत्र के माहिर हैं, हमारे पास करीब 200 साइंटिस्ट हैं R&D और मैन्युफैक्चरिंग, और हम R&D पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स क्लिनिकली प्रूवन होते हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे सेफ्टी स्टडीज, टॉक्सिसिटी स्टडीज सब कुछ हुआ हुआ है। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो पिछले जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ मार्च में आपका, तो उसमें आपका टर्नओवर और प्रॉफिट का क्या रहा है, ग्रोथ और वॉल्यूम जो है? हमारी करीब 8500 करोड़ की टर्नओवर रही है, जो करीब 8.1% ग्रोथ करेंगे, और हमारा प्रॉफिट ग्रो किया है करीब 17.5%। और इस साल का जो पहला क्वार्टर गया है अभी जून में खत्म हुआ है उसमें हमारी 4% वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी और प्रॉफिट ग्रोथ करीब 11.8। तो ये जो पूरा नया साल है इसको किस तरह से देखते हैं आपका 2016-17 को अपने बिजनेस के लिहाज से? देखिए, डिमांड सिचुएशन अभी थोड़ी सी कमजोर है पूरी इंडस्ट्री में। हर कैटेगरी में थोड़ा सा प्रेशर तो है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो हमारी 2-3 साल से डाउट रहा है, रूरल इनकम्स इतनी ग्रो नहीं कर पाई हैं, उसके कारण पूरी इंडस्ट्री में, FMCG इंडस्ट्री में थोड़ा प्रेशर है। बट लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि ये अब मानसून अच्छा आया है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे, फसल कटेगी और फेस्टिवल सीजन शुरू होगा तो शायद डिमांड पिकअप होगी। तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है आपकी इस साल मार्केट में अपना ताजा आधार बढ़ाने के लिए, मार्केट में ज़्यादा शेयर बढ़ाने के लिए? हमारा रूल तो काफ़ी फोकस है। हमने अपना सिलिकॉन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहाँ पे काफ़ी सशक्त कर दिया है। हम छोटे से छोटे गाँव में भी अवेलेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमारा आयुर्वेद के ऊपर काफ़ी फोकस है कि हम उसको कैसे और सुदृढ़ कर पाएँ। उसके लिए हमारी काफ़ी स्ट्रैटेजीज चल रही हैं जो आप अगले क्वार्टर से आप मार्केट में देख पाएंगे। तो किस तरह से, अगर मैं कहूँ कि जो हम लोग पहले हम बात कर चुके हैं आयुर्वेद को और योगा को लेकर के लोगों ने रुझान बढ़ा है, बट आप जो अभी का जो जनरेशन है उसमें आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने के लिए या अपने प्रोडक्ट के लिए एक तो बेहतर कंज्यूमर खड़ा करने के लिए किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी है, क्या उसमें कर रहा है? अगर आप आज के यूथ को देखें, आज के युवा को देखें, तो
वो हमारी जनरेशन के युवा से कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, कहीं ज़्यादा साइंटिफिक हैं, कहीं ज़्यादा रैशनल हैं। वो ट्रेडिशनल हैं या मॉडर्न हैं, ये एक सवाल सब करते हैं। ये हमारे यूथ ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करता है और वो नेगोशिएट करता है ट्रेडिशन को, तो अपने ढंग से ट्रेडिशन को देखना चाहता है। अगर मैं आपको इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में बात करूँगी, करवा चौथ या होली हो, जो हमारे ज़माने में सेलिब्रेट होती थी, अब उससे ज़्यादा तेज़ी से सेलिब्रेट होती है, बट उन्होंने अपने कल्चर अपने हिसाब से उसको ढाल लिया है। तो आयुर्वेद भी अगर जैसे कंपनी हमारी जैसी कंपनी और भी आयुर्वेद को उनके हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे, या तो प्रोडक्ट फॉर्मेट्स में या नए प्रोडक्ट्स लाने में, तो ये यूथ एक्सेप्ट करेगा उसको। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है कि एक जमाना था कि हम लोग टीवी, रेडियो, अखबार ये सब था। आज की जो जनरेशन है वो नेशनल और इंटरनेशनल जो भी है, उसमें एक नया जुड़ा है, मतलब कि डिजिटल जनरेशन है। तो डिजिटली और वो लोग नॉलेज के ऊपर काफी भरोसा करते हैं, इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज्यादा। तो ये डिजिटल वर्ल्ड के जो लोग हैं, उनको आप किस तरीके से टैकल करने का आपका प्लान रहता है? देखिए, आयाम चेंज हो गया है, बट थॉट वही है। अब हम उनको डिजिटल पे ज़्यादा रीच करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो डिजिटल वेबसाइट्स हो, या कोई और तरीका हो, क्योंकि ये जनरेशन मतलब नॉन डिजिटल में मैंने देखा ही उनके लिए तो मतलब पहुँचते हैं तो ऑनलाइन होते हैं और सोते हैं तो ऑनलाइन होते हैं, तो ऑफलाइन तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो आप और इट इज़ बेटर, क्योंकि आपको कंज्यूमर रिस्पॉन्स भी फास्ट मिल रहा है, आपको कंज्यूमर फीडबैक भी फास्ट मिल रहा है। हम जिस तरह से अपनी डाबर की आयुर्वेद की पोजिशन है, जैसे हम साइंस बेस्ड आयुर्वेद, हमारा जो भी आयुर्वेद में होता है वो रैशनैलिटी पे होता है, वो एक एविडेंस होता है, उसमें क्लिनिकली प्रूवन होता है, बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जिस जनरेशन को पसंद आता है, आज की जनरेशन पूरी रैशनल है, तो उनको साइंस बेस्ड आयुर्वेद समझ में आएगा। उनके लिए हम उस तरह से वेबसाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, उस तरह से हम उनको नए नए आयाम दे रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा अडाप्ट करें। तो आपका डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस, उसके बीच में क्या रेशियो है? करीब 2/3 1/3 का रेशियो रहता है। तो 1/3 तो काफी बड़ा हिस्सा है कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस से आता है। तो इंटरनेशनल में मेजर मार्केट्स क्या है? हमारा तो 7-8 कंट्रीज में हमारा प्रोडक्शन बेस है। नेपाल में हम जूसेस बनाते हैं, नेपाल, श्रीलंका में, और बांग्लादेश में हमारा पर्सनल केयर और हेल्थ केयर और ये बिजनेस ज़्यादा है। दुबई, रसल खैमा में हमारा पर्सनल केयर का बिजनेस बहुत वो है। टर्की में हमारी फैक्ट्री है जो पर्सनल केयर का प्रोडक्ट्स बनाती है। पतंजलि जो बाबा रामदेव की कंपनी है, बड़ी ब्रांड एम्बेसडर, तो उसने आयुर्वेद में काफी ज्यादा तेजी के साथ प्रेजेंस बनाई है, और उस तरह के काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट में जो आप लोग भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस कंपनी का जो स्ट्रेटजी है और आपकी जो स्ट्रेटजी है, ये जो कंपनी का अपना एक कहें कि प्रोफाइलिंग है, दोनों को किस तरीके से अलग देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आयुर्वेद से ज़्यादा उनका जो पोजिशनिंग है वो स्वदेशी है rather than आयुर्वेद, क्योंकि डिटर्जेंट में आयुर्वेद तो नहीं हो सकता अगर वो डिटर्जेंट भी है तो। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है, बट हाँ, उनके आने से आयुर्वेद का एक अवेयरनेस और बढ़ गई है। तो पहले अगर हम अकेले या एक दो और कंपनीज आयुर्वेद के बारे में लोगों को जागरूक कर रही थी, कंज्यूमर्स को, अब उनके आने से वो जागरूकता और बढ़ गई है। तो मेरे हिसाब से ये इट इज़ वेरी गुड फॉर द कंट्री कि आयुर्वेद का विकास और हो। लेकिन जिस तरीके से जो उनके आंकड़े जो बताते हैं कि कंपनी किस तरीके से ग्रो करती है, 1000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़, तो ये क्या इसमें आयुर्वेद में कुछ संभव है कि इतनी तेजी के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहीं दिखती हो, और कहीं आपके मार्केट को डेंट करता है क्या होता है ये इस तरीके का एग्रेसिव कैंपेन? हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को किसी को उनका ज़्यादा वो नहीं प्रभाव पड़ा। हमारी अपनी स्ट्रैटेजीज आर इन प्लेस, तो चाहे टूथपेस्ट हो चाहे वो हो, हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। और कोई बड़ी इंडियन कंपनी ऐसी है जो कि आपके नज़दीक हो, कहीं उस तरह से कम्पीट करती है? नहीं, मेरे हिसाब से आयुर्वेद में हम मार्केट लीडर्स हैं और ग्लोबली वी आर द मार्केट लीडर्स। ये जो अभी 132 साल है डाबर इंडिया के, 150 साल में आप डाबर को कहाँ देखते हैं? मैं तो अगले 150 साल की तैयारी कर रहा हूँ कि अगर हम 134 साल तक कंज्यूमर के लिए रेलेवेंट रहे हैं, तो हम किस तरह से अपने स्ट्रक्चर बनाएं, अपने लोग इस तरह से लाएं या अपने प्रोडक्ट्स इस तरह से करें ताकि अगले 150 से 200 साल तक ये डाबर उतनी रेलेवेंट रहे कंज्यूमर्स के लिए। और जो आपका मार्केटिंग के जो सिस्टम है अभी, उसमें कुछ तब्दीली, जैसे जिस तरीके से आज अभी डिजिटल
जनरेशन की हम लोग बात कर रहे थे, क्या आप लोग भी ऑनलाइन और ई कॉमर्स उस रास्ते भी अपने प्रोडक्ट बिक्री के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से मार्केट की नीड होती है उस तरह से कंपनी के स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाते हैं। हमारे पास एक सशक्त डिजिटल मार्केटिंग टीम है, एक ई कॉमर्स टीम है, मॉडर्न ट्रेड टीम है। सो जैसे जैसे नए आयाम आते जाते हैं, डाबर एकदम चुस्ती से अपने स्ट्रक्चर्स को, लोगों को, प्रोसेसेस को उस तरह से अडेप्ट कर लेता है तो टेक ऑन अपॉर्चुनिटीज। तो ई कॉमर्स में ग्रोथ आ रही है? ई कॉमर्स में काफी ज्यादा ग्रोथ है। तो अभी छोटा है इसके ई कॉमर्स का, बट काफी ग्रोथ है। तो मिस्टर चुटानी, आपने डाबर और आयुर्वेद और मार्केट को लेकर के तमाम सारे मुद्दों पर हमसे बातचीत की। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।